हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। तो आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है डेफिनेटली किया होगा, है ना। तो अब एक बार देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे किया है, उसकी क्या एक्यूरेसी रही है और इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या क्लासिफाई किया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है सर, लोन रीशेड्यूल हुआ था। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सर हमारा जो लोन है ना सर, वो लोन हो गया था रीशेड्यूल। ओके, अब ये जो जब लोन रीशेड्यूल हुआ ना सर, तो उससे क्या हुआ, बेसिकली हमको नेक्स्ट ईयर पैसा देना पड़ रहा है। देखिए फिफ्थ ईयर के एंड तक सब सही चल रहा था, यानी फोर्थ ईयर तक आपने सब काम सही किया सर, लेकिन फिफ्थ ईयर के एंड में आते ही आपने सर पहला डिफॉल्ट कर दिया, आपने सर फर्स्ट डिफॉल्ट यहां पे कर दिया है, और जिसकी वजह से सर आपको एक नया लिमिट मिला है सर। और नए लिमिट में आपको बेसिकली क्या करना है, इस नए लिमिट में आपको एंड ऑफ द सिक्स्थ ईयर यानी छठे साल के एंड में आपको पैसा वापस लौटा देना है, ठीक है ना। तो देखिए आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट कितना था सर, आपका बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट था सर 10 लाख। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग। अब ये 10 लाख रुपए का ये प्रिंसिपल अमाउंट है, यहां पे आपने पहला डिफॉल्ट किया, तो सर एक तो पूरे 5वें साल का आपका ब्याज बाकी है सर, ये तो चौथे से लेके 5वें साल का आपका जो ब्याज है ना सर, वो बाकी चल रहा है, ठीक है, ये वाला ब्याज बाकी है। और सर ये फिफ्थ से लेके सिक्स्थ ईयर का जो आपका ब्याज है सर, ये भी तो आपका बाकी है ना, ये भी तो बाकी है। अब ऐसे मत बोलना सर फिफ्थ ईयर छोटा बनाया आपने, सिक्स्थ ईयर बड़ा बनाया, ठीक है, ड्राइंग्स है, चलता रहता है। स्केल को आप मेजरमेंट मत करो, कॉन्सेप्ट को देखो। देखो 10 लाख रुपए का हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट था, जिस पर हमें प्लस 12% इंटरेस्ट देना था, जो हमने नहीं दिया। नहीं देने की वजह से वो भी हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया, तो सर हमारा टोटल अमाउंट ये हो गया। फिर जो हमारा ये टोटल अमाउंट आएगा, ये कितना आता है, देखो 10 लाख प्लस 12% करो आप लोग, 10 लाख प्लस 12% कितना आता है सर, ये आता है 11,20,000 रुपए। ये कितना आता है सर, 11,20,000 रुपए। ओके, तो ये 11,20,000 रुपए फिर से आपका फिफ्थ ईयर में आउटस्टैंडिंग है, और सिक्स्थ ईयर तक आपने इसको रिपे नहीं किया, फिर से 12% ब्याज अक्रू हो गया कि नहीं हो गया। कंपाउंडिंग होती रहती है ना, अगर आप लोग डिफॉल्ट करेंगे तो सर आपका जो 12% इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता रहेगा, और अगले साल का ब्याज मिला के सर 12,54,400 इतना प्रिंसिपल जो है ना सर, इतना प्रिंसिपल जो है सर हमारा अभी आउटस्टैंडिंग चल रहा है। इतना प्रिंसिपल हमारा क्या चल रहा है सर, आउटस्टैंडिंग चल रहा है। यानी अगर मैं कोई डिफॉल्ट नहीं करता तो मेरा नॉन रीपेमेंट के बाद में भी मेरा इतना पैसा आउटस्टैंडिंग हो रहा है, नॉन रीपेमेंट के बाद में भी सर मेरा इतना पैसा जो है सर वो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन एज पर द रीशेड्यूलिंग अग्रीमेंट व्हाट इज द अमाउंट आई हैव टू पे, दैट इज 13 लाख सर। रीशेड्यूलिंग की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस रीशेड्यूलिंग आई हैव टू पे 13 लाख सर। समझ रहे हो ना। तो ये जो 13 लाख रुपए मुझे पेमेंट करने पड़ेंगे ना माय डियर फ्रेंड्स, ये 13 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तो सर कितना ज्यादा खर्चा आ रहा है सर, 45,600। इतना एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा मेरे को, इतना एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को। आप लोगों ने निकाला होगा, और आई एम श्योर आप सब लोगों का ये आंसर सही भी होगा सर, कि सर 45,600 जो अमाउंट है ना, वो हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, सीधी सी बात है। अब सर ये बताइए, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या नहीं। बोले सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो सर लोन है, सिंपल सी बात है सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो है ये, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन भी है आपके पास में, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। और दूसरी बात सर लायबिलिटी भी है, बिकॉज यू हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे और टू डिलीवर कैश, है ना। और यहाँ पे तो सर आपकी पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन भी आ गई है सर, कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हमने कि हमको सर एक्स्ट्रा 45,600। सो दिस इज द रीशेड्यूलिंग अग्रीमेंट। So this question is asking about rescheduling agreement as well as the nature of the loan as well as the amount payable on the rescheduling। तो हर एंगल से सर ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही हमारा क्या है सर, फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्वेश्चन है। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्या आपको समझ में आ रही है ये बात। हाँ जी सर बिल्कुल, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है ना, ये तो सर पक्का है ये, क्योंकि यहां पर आपका ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है,
आपकी सर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर कैश आपका और भी जा रहा है, तो आपका जो रीशेड्यूलिंग अग्रीमेंट भी हुआ है ना, वो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी ही है सर, क्योंकि उसमें भी आपका डिलीवर जो है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश जो है सर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में आपका आंसर कैसा होना चाहिए। देखो अब इंस्टीट्यूट के आंसर को पढ़िए, आप सब लोग इंस्टीट्यूट के आंसर को देखिए सर। ये कहता है सर ए लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट वेयर इन अगेंस्ट द बोरोविंग ए लिमिटेड हैज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मेक स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, दिस मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो पुराना वाला लोन अग्रीमेंट तो हमारा फाइनेंशियल है ही, हमारा जो प्रीवियस लोन अग्रीमेंट है सर वो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है ही है। प्रीवियस आपका जो लोन अग्रीमेंट है ना सर वो तो सर फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अच्छा सर, दूसरा एक्स्ट्रा आपको कितना देना पड़ा, ये हो गई आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन, ये सारी की सारी कैलकुलेशन हो गई, इसमें आपको एक्स्ट्रा 45,600 पे करना पड़ रहा है। तो फिर ये कह रहा है सर द अबव रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर द कंडीशंस that are unfavorable to A Limited owing to additional amount payable in comparison to the amount that would have been paid without one-time settlement. Hence the rescheduled arrangement meets the definition of financial liabilities. इसका मतलब rescheduled किया हुआ arrangement भी आपकी financial liability ही है my dear friend, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात आ गई होगी समझ में अच्छी तरीके से। तो ये हो गए सर हमारे कुछ एग्जांपल्स जो फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपिक्ट करते हैं, जहां हमने इनके बारे में एक बेसिक स्टडी करी है। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको ले चलता हूं हमारे अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं हम लोग सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट पे, दैट इज 1.5 इन योर मॉड्यूल पेज नंबर 12.14 राइट नाउ। तो यहां पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है सर, व्हाट इज योर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो देखो यहां पे हम लोग कोई टेक्निकल डेफिनेशन पढ़े उसके पहले कुछ थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं। चलिए देखते हैं कि इक्विटी के बारे में हमारी कितनी जानकारी है सर। देखिए हमारी इक्विटी के बारे में हमारी क्या जानकारी है सर। सर इक्विटी के बारे में बहुत कुछ सुना है, इक्विटी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है सर। इक्विटी बेसिकली क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, हम लोग जब से कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं सर तब से हम इसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि सर इक्विटी क्या है। तो देखो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, आता है कि नहीं आता, ठीक है सर। फिर कंपनी के उसमें रिजर्व्स वगैरह आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके। अब कुछ लोग बोलेंगे सर प्रेफरेंस भी आता है, एक बार हम लोग प्रेफरेंस को नहीं काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं कि प्रेफरेंस बेसिकली इक्विटी होता भी है या नहीं। ये तो बात हमें इक्विटी का अध्ययन, इक्विटी की पढ़ाई पढ़ने के बाद पता चलेगा कि प्रेफरेंस इक्विटी कहलाने लायक है या नहीं, है ना। याद कीजिए हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पहली क्लास सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ओके। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया सर, एक रिजर्व सरप्लस हो गया। फिर बाद में क्या आता है सर, बाद में आते हैं सर नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। फिर आते हैं सर आपके करंट लायबिलिटी। फिर यहाँ पे आते हैं सर आपके नॉन करंट एसेट्स, ओके। यहाँ पे आपके एसेट साइड में सर क्या आता है सर, नॉन करंट एसेट्स आते हैं। एंड देन फिर सर क्या आते हैं आपके पास में सर, करंट एसेट्स आते हैं। तो ये आपकी कुछ बैलेंस शीट बनती है और इस बैलेंस शीट में आपके पास में बहुत सारा अमाउंट है, बहुत करोड़ों रुपयों की बैलेंस शीट है ये। तो सर बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी बैलेंस शीट में ये जो आप टोटल अमाउंट देख पा रहे हैं, ये जो आप टोटल अमाउंट देख पा रहे हैं, ये टोटल ऑफ एसेट्स जो है सर, टोटल एसेट्स के अंदर से हम लोग यदि ये करंट लायबिलिटीज वाला अमाउंट और नॉन करंट लायबिलिटीज वाला अमाउंट अगर इस टोटल में से माइनस करते हैं तो हमारे पास में और कुछ नहीं बल्कि सर इक्विटी ही बचता है, कंपनी का इक्विटी ही बचता है। तो कैन आई से टोटल एसेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज माई इक्विटी। कैन आई से टोटल एसेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज या टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज माई इक्विटी। तो बेसिकली हम लोग सर इक्विटी को सर नेट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी को सर हम लोग सर नेट एसेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको नेट एसेट्स क्यों कहा जाता है सर, ग्रॉस एसेट्स इज नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर्स ऑफ द कंपनी। आपके कंपनी के सारे जो एसेट्स होते हैं ना
वो ओनर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, बिकॉज उनमें हो सकता है लोनर्स का भी हिस्सा हो, आपके लायबिलिटीज का भी हिस्सा हो, आपके खर्चों का भी हिस्सा हो, आपके आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बिलोंग नहीं करती है। तो ऐसे लोगों का आपके बिजनेस में हिस्सा होता होगा ना। तो अब एक बात बताइए, हम नेट एसेट्स का कॉन्सेप्ट क्यों सीख रहे थे? नेट एसेट्स सब जानते हैं हम लोग, सीए फाइनल में हैं हम सब लोग। तो सीए फाइनल में जब हम सब लोग हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और वो लोग इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि डिप्लोमा आईएफआरएस, सर्टिफिकेट आईएफआरएस, वो लोग भी हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग इस कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, तो वो लोग भी राइट इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर इक्विटी क्या है और सर नेट एसेट्स क्या है। हम सब लोग इस बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं सर कि नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, कि सर कोई भी कंपनी के जितने भी एसेट्स है ना, वो ओनर्स को तभी दिए जाएंगे जब उस कंपनी की लायबिलिटीज मुक्त हो जाएगी, लायबिलिटीज का पेमेंट हो जाएगा सर, है ना। इसीलिए हम इक्विटी को सर क्या कहते हैं, नेट एसेट्स भी कहते हैं। तो कहना ही से इक्विटी बेसिकली क्या है, कंपनी के अंदर जो बच गया वही इक्विटी है। कंपनी के अंदर जो बच गया सर वही इक्विटी है। सर क्या बच गया, आपकी सारी एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज। अब सारी लायबिलिटीज का मतलब आप समझ रहे हो ना, ओनली द एक्सटर्नल वाली, खाली एक्सटर्नल वाली, अगर वो हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में इक्विटी बच जाता है। तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है जो बचा वही इक्विटी है, जो बच गया वही इक्विटी है। और यही स्टैंडर्ड इस चीज को कहता है सर कि जो रेजिड्यूअल जो कंपनी के अंदर चीजें रह गई है सर, उसे ही इक्विटी कहा जाता है। इन अनदर वर्ड्स आई कैन से कि इफ यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट, तो भी वो इक्विटी ही है। और सिंपल सी शब्दों में कहूं तो कंपनी के अंदर जो बचा है सर वो भी इक्विटी ही है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है सर इक्विटी के कॉन्सेप्ट पे, और हम सब लोग इक्विटी के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं सर, है ना। तो सुनिएगा मेरी बात आप लोग, जैसे कि यहां पर मैं आपको अब इक्विटी की परिभाषा में ले चलता हूं सर। ये परिभाषा क्या है, देखो ये कहता है सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, दैट एविडेंसेस रेजिड्यूअल इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर ये, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिससे आपको किस बात का एविडेंस मिलता है सर, रेजिड्यूअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज। तो कैन आई से दिस इज योर रेजिड्यूअल इंटरेस्ट इन नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। भाई इसने क्या लिखा सर, इसने लिखा रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ द लायबिलिटीज। तो इसका मतलब अनदर वर्ड्स में, सिंपलर टर्म्स में हम कह सकते हैं कि इक्विटी का मतलब है सर रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, है ना, रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि सर यहां पर ये जो बातें हो रही है ये बिल्कुल इसके लिए हो रही है कि सर ये रेजिडुअल इंटरेस्ट जो है ना सर, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये रेजिडुअल इंटरेस्ट है सर कंपनी के नेट एसेट्स में। कंपनी के नेट एसेट्स में रेजिडुअल जो इंटरेस्ट है ना, उसी को इक्विटी कहा जाता है, उसी को इक्विटी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है सर, ये आगे कहता है एन इंस्ट्रूमेंट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ एंड ओनली इफ द बोथ कंडीशंस ए एंड बी बिलो आर मेट। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तभी हो पाएगा सर जब ये सारी की सारी कंडीशन, दैट मीन्स ए प्लस बी, ये सारी कंडीशंस क्या हो जाएगी सर, आपकी मीट हो जाएगी, तभी जाकर वो क्या बनेगा सर, आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा। ये बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? जी सर बिल्कुल, है ना। तो सर ये क्या है बताओ जरा, ए और बी कंडीशन है क्या आखिर में? तो कहता है देखो, इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कोई लायबिलिटी वाली फीलिंग ही नहीं आनी चाहिए कि भाई ये पैसा देना है। अरे देखो सीधी बात है, अपने लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, तो
भले ही चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो। समझो कि पार्टनरशिप की बात करें तो अगर पार्टनर्स बोले नहीं नहीं मेरे को तो हर पार्टनर बोले मुझे को तो मेरी कैपिटल वापस चाहिए, मुझे जाना है, मैं जितनी कैपिटल लेके आया मेरे को वापस चाहिए, मुझे जाना है। इंडिविजुअल में अगर प्रोप्राइटर बोले कि नहीं नहीं मुझे तो बिजनेस से मेरी कैपिटल वापस निकालनी है, मुझे जाना है। कंपनीज के अंदर कंपनी के शेयर होल्डर बोले नहीं नहीं मुझे तो हमारे कंपनीज का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमारा जो फाइनेंस किया हुआ पैसा है, मुझे वो वापस चाहिए, हमें इस कंपनी से निकलना है। तो बताइए बिजनेस टिक पाएगा क्या? अरे बिजनेस की बुनियादी टर्म्स क्या है सर? बिजनेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। अरे भैया ओनर्स को तो रहना पड़ेगा ना कंपनी के अंदर, अदरवाइज बिजनेस करेंगे कैसे? ओनर्स ही चले जाएंगे, ओनर्स ही फिक्स्ड रिटर्न मांगने लग जाएंगे, ओनर्स ही कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देंगे कंपनी के ऊपर, तो कैसे हमारा बिजनेस चल पाएगा? ये तो बात जाहिर सी बात है। इसीलिए ओनर्स के साथ में कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता। किस बात का सर? किस बात के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। ना तो हम कोई कैश देने का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ना ही कोई सर दूसरी फाइनेंशियल एसेट देने का कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, राइट, टू अनदर एंटिटी। हम किसी भी एंटिटी को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी हो, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी हो, उसे हम कोई भी कैश और कोई फाइनेंशियल एसेट नहीं देंगे, राइट। अगर हम लोग ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन किसी के साथ कर रखे हैं जहां हमारा कैश डिलीवर करने का कोई ऑब्लिगेशन आ रहा है या कोई दूसरी फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करने की ऑब्लिगेशन आ रही है, तो वो चीज इक्विटी नहीं हो सकती, वो चीज इक्विटी नहीं हो सकती सर। फिर क्या कहता है, देखो फिर क्या कह रहा है ये, कहता कि अगर अपने लोग एक्सचेंज करेंगे ना सर फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का, जब हम लोग सर एक्सचेंज करेंगे विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द इशूअर, यानी आपने ये पहले भी पढ़ा था सर हम लोग फाइनेंशियल एसेट का और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का सर जब एक्सचेंज करते हैं सर, क्या करते हैं सर, हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो ये एक्सचेंज अगर हम लोग सर किसी पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन में क्रिएट करेंगे, ये एक्सचेंज सर हम लोग किसी पोटेंशियली अनफेवरेबल, पोटेंशियली है ना, यहां पे पोटेंशियली हम लोग अनफेवरेबल कंडीशन में अगर ये एक्सचेंज करेंगे तो सर हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आएगा कि नहीं आएगा? और हम नहीं चाहते सर कोई भी ऑब्लिगेशन आए, और यही ऑब्लिगेशन आना इक्विटी के क्लासिफिकेशन को रोक देता है, नहीं करवाएगा, फिर वो बोलेगा इक्विटी नहीं है। तो सीधी सी बात है सर, बहुत बढ़िया तरीके से अगर अपने लोग समझें तो सर इक्विटी बेसिकली कुछ नहीं है सर, रेसिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी कुछ नहीं है, कंपनी में जो बचा वो ओनर्स का है, जो बच गया वो ओनर्स का है सर, आफ्टर डिडक्टिंग द ऑल लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, वही इक्विटी कहलाती है सर, वही इक्विटी कहलाती है, राइट। ठीक है सर। फिर बाद में इसने फर्स्ट जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट में इसने कुछ बातें बताई है कि आपके पास में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसको आपको जांचना है, परखना है कि ये इक्विटी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सीधी सी बात है, आपको एक तो रेजिडुअल इंटरेस्ट वाली बात ध्यान रखनी है, और दूसरी बात ये क्या कि आपके पास में कोई कैश देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, आपके पास में कोई कैश देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या सर, कैश देने का ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात क्या सर कि सर आपके पास में फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की जब आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो उस एक्सचेंज में आप अगर पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन में कोई चीज इश्यू कर रहे हैं तो वो चीज भी आपकी सर इक्विटी नेचर की नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है। समझ गए आप सब लोग। पॉइंट बी जो है सर, एज यूजुअल हर बार की तरह पॉइंट बी को सर हमको छोड़ना पड़ेगा अभी, बिकॉज पॉइंट बी में थोड़े से कॉम्प्लेक्सन है। पॉइंट बी जो है सर हमारा फाइनेंशियल एसेट से भी बाकी चल रहा है, हमारे फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन से भी बाकी चल रहा है, और इक्विटी की डेफिनेशन में भी आज हम इसको बाकी छोड़ देते हैं। और तीनों के तीनों जो लिटरेचर है ना सेम है। अगर आप देखेंगे बस डिफरेंस तो होगा, फंडामेंटल तो डेविएशन है ना, एक फाइनेंशियल एसेट है, एक लायबिलिटी है, एक इक्विटी है, तो तीनों की तरह ये जो बी वाला पार्ट है सर, बी वाला जो पार्ट है ना, बी पार्ट लिखा हुआ है हर एसेट में, हर डेफिनेशन में। फाइनेंशियल एसेट में भी है सर ये, फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी है सर, और इक्विटी के डेफिनेशन में भी ये पार्ट आपका दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे सर, इसके बारे में अलग से ही डिस्कशन करेंगे कि ये बेसिकली हमको क्या कहना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? ठीक है सर, ठीक है।
तो ये हो गई सर आज हमारी इक्विटी की डेफिनेशन। इक्विटी तो बहुत सरल है सर। इक्विटी क्या है सर? बेसिकली इक्विटी क्या है? जो भी रेजिडुअल इंटरेस्ट है वही सर इक्विटी है। किसी कंपनी में बचा खुचा जो भी बच गया ना वो इक्विटी है ना। इक्विटी कभी भी कंपनी से कोई चीज की डिमांड नहीं कर सकते। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न के कॉन्सेप्ट पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं। जो बच गया उनका, ज्यादा तो भी उनका, कम तो भी उनका। होप यू गॉट माई पॉइंट सर। हाँ सर, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं यहां पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता रहा था सर एक बार। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था सर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो मैंने आपको ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था सर। एक मैंने बताया था आपको ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट के बारे में, है ना। अब ले चलता हूं मैं आपको, देखो ऑप्शन के बाद स्वैप, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे सर, डेरिवेटिव भी थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे हर सेशन के अंदर, ताकि आपको डेरिवेटिव में बाद में दिक्कत नहीं आए। ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट में कॉल पुट के बारे में डिस्कस किया था। आई होप आपको कॉल और पुट का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। कॉल और पुट का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर स्वैप। स्वैप में क्या होता है सर? स्वैप में दो पार्टी आपस के कैश फ्लो को एक्सचेंज कर लेते हैं, है ना। दो पार्टी जो है सर, जैसे ए और बी जो है ना, ये आपस में क्या कर लेंगे सर, अपने कैश फ्लो को एक्सचेंज करेंगे। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये लोग। सर ये कैश फ्लो एक्सचेंज क्या होता है? सर बहुत तरीके से हो सकता है। कैश फ्लो एक्सचेंज बहुत तरीके से हो सकता है। अलग अलग रेट के लोन, इंटरेस्ट रेट स्वैप हो सकते हैं, है ना। इंटरेस्ट रेट स्वैप हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे ए को जो लोन चाहिए वो ए को नहीं मिल रहा, और बी को जो लोन चाहिए वो बी को नहीं मिल रहा। किसी को फिक्स्ड का चाहिए तो उसको वेरिएबल का मिल रहा है, किसी को वेरिएबल रेट का लोन चाहिए तो उसको फिक्स का मिल रहा है। तो मार्केट में ये सब आपस में बातें करके अपने इंटरेस्ट रेट्स को स्वैप करा लेते हैं। उस चीज को हम कहते हैं सर स्वैप। ठीक है, इसके बाद में सर और भी कुछ होते हैं क्या डेरिवेटिव्स? देखो डेरिवेटिव्स में मेन चीज अब दो और रह गई है हमारी। वो है सर एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और सर एक होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक क्या होता है सर हमारा? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक हो गया सर हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इतने प्रकार के डेरिवेटिव्स हैं, इतने प्रकार के डेरिवेटिव्स हैं। बाकी इनके अंदर सारे के सारे टूल्स, अलग अलग टूल्स हैं, नए नए नेचर के टूल हैं। मॉडर्न जमाने में बहुत सारे डेरिवेटिव टूल्स डेवलप हो चुके हैं। लेकिन जो कैटेगरी है सर डेरिवेटिव्स की, वो इतने प्रकार की होती है कि सर ऑप्शन हो गया सर, एक स्वैप्स हो गए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ठीक है, बेसिकली ये एसएफएम की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग देकर चलूंगा यहाँ पर, ताकि हमको आगे जब इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कोई क्वेश्चन आए तो उनके बारे में दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है सर फ्यूचर में किसी चीज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर में किसी चीज को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, और ऑन अ वाइस वर्सा किसी चीज को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। तो दो पार्टी होंगे ना, तो एक खरीदेगा एक बेचेगा। तो सर फ्यूचर में यहां पर हम लोग क्या करेंगे सर, फ्यूचर में किसी भी चीज को परचेज या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सर आज ही। यानी आज ही हम क्या कर लेते हैं सर, प्राइस फिक्स कर लेते हैं। आज ही हम क्या करते हैं सर, प्राइस फिक्स्ड कर लेते हैं उस चीज की। तो t इक्वल्स टू 0 पे ही हम क्या करते हैं सर, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आने वाले 6 महीने या 7 महीने बाद में मैं ये एसेट को इतने दाम पे खरीदूंगा। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और मैं आपको बता देता हूं, ये नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। सर ये क्या होता है? नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। नॉन स्टैंडर्डाइज का मतलब ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, मार्केट में नहीं मिलते हैं ये। ओटीसी डेरिवेटिव्स हैं ये। सर बहुत हाईफाई बातें कर रहे हैं आप। ओटीसी होता है ओवर द काउंटर। देखिए बहुत सारे लोग हमारे क्लास में ऐसे भी हैं जिनको ये बहुत अच्छे से चीजें आती है। वो बोलेंगे सर कोई हाईफाई नहीं है, हम सब लोग ये बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए दोनों के लिए ही मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जानते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, और आप नहीं जानते तो जान जाइए। नॉन स्टैंडर्डाइज ओटीसी का मतलब क्या होता है, ओवर द काउंटर। जैसे आप और हम अभी आमने सामने बैठे हैं और मेरी आपसे कोई डील हो जाए, भले ही हम लोग वर्चुअली हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते हैं रियल टाइम पे। रिकॉर्डेड तो आप सुन ही रहे हो ना अभी। तो मैं आपको कह रहा हूं, मेरा अगर आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको कहते हैं हम ओटीसी।
आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन जिसको कहते हैं ना, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। और मैं आपको कह देता हूं, भले ही चाहे हम लोग वर्चुअल दुनिया में क्यों ना है, लेकिन हम एक आर्म्स लेंथ की ट्रांजेक्शन पे बैठे हुए हैं। आप लोग मेजरमेंट कर लो अपने मोबाइल लैपटॉप के स्क्रीन से, और मेरी स्क्रीन को आप अपनी डिस्टेंस के साथ में मेजर करके देखो, एकदम आर्म्स लेंथ आपको मिलेगी। दैट मीन्स ये क्या हुआ सर, आमने सामने की ट्रांजेक्शन। इसका मतलब आर्म्स लेंथ का मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि सर अगर आर्म्स लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा लेंथ हुई तो वो आर्म्स लेंथ नहीं होगा क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या है कि सर बायर और सेलर जो है ना, उन दोनों को क्या है सर, प्राइस के बारे में ज्ञान है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ज्ञान है, और आपस में वो सहमत है। तो जब वो मियां बीवी राजी है तो फिर क्या करेगा काजी। दैट मीन्स कि यहां पर आप दोनों किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्री हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्री हो ना, तो वैसी कंडीशन के अंदर क्या होगा सर कि वो पर्टिकुलर चीज आपकी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी आपके दोनों के सहमति से, ठीक है ना, बायर की सहमति से और किसकी सहमति से सर, सेलर की सहमति से। इन चीजों को हम कहते हैं सर ओवर द काउंटर, समझ गए ना। जैसे दुकान पे जाते हैं तो एक काउंटर के साइड में दुकान वाला होता है और एक काउंटर के साइड में सर कस्टमर होता है, तो वो क्या, वो कौन सी डील मानी जाती है, ओटीसी डील है वो, है ना। तो वो हमारे रेगुलर लाइफ में हम लोग ओटीसी डील काफी करते हैं सर। तो ये सर सब चीजें नॉन स्टैंडर्डाइज है, ये सब चीजें क्या है सर, नॉन स्टैंडर्डाइज। फॉरवर्ड, उसके बाद में फ्यूचर की बात करूं ना, तो फ्यूचर सिर्फ यही चीजें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर में मिल जाएगी। बस ये है सर, बस क्या है कि फ्यूचर में ना सर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ना सर, सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती है सर, एवरीथिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड। और सर ये ओटीसी नहीं होता, दिस इज नॉट योर ओटीसी डेरिवेटिव्स, ये ओटीसी नहीं है सर। तो सर ये क्या है सर, ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स हैं। अच्छा सर, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। अब हम सब लोग फाइनल में है सर, इतना तो हम जानते ही हैं कि सर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। यानी जो स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं ना, उसे कहते हैं सर हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप सब लोगों को समझ में आया? तो देखिए इतने प्रकार के डेरिवेटिव्स होते हैं। आज मैंने आपका डेरिवेटिव्स का भी थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है वो आगे बढ़ा दिया यहां से, ताकि अब हम लोग किसी क्वेश्चन में आगे जाएं तो हमको कोई दिक्कत ना आए सर। ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर। ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर, भले ही चाहे आप लोगों ने ऐसा हम नहीं पढ़ रखी हो, लेकिन आपको ये बातें समझ में आ गई। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या? सर मैं रिलायंस के इतने शेयर को इतने रुपए में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, इसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? रिलायंस का शेयर। मिलेगा कहां पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? एक्सचेंज में मिलेगा सर। जाइए आप लोग एनएससी की, बीएससी की साइट पे जाइए और अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उनको परचेज कर सकते हैं। समझ गए आप सब लोग? तो इसको कहते हैं सर हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आप और हम मिलके भी कर सकते हैं, है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर हम लोग भी मिलके कर सकते हैं। चलिए हो गया सर इसके ऊपर अपना इनफ ज्ञान। आते हैं थोड़ा सा आगे, यहां पे हम सब लोग आगे आ जाते हैं सर, और आज हम लोग बातें करते हैं किसी पॉइंट के बारे में जो कहां है सर। आ जाइए सबसे पहले एक बार आप 12.12 पेज नंबर 12.12 पे आ जाइए, पेज नंबर 12.12 पे आ जाइए और इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर 12.12 और इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, पहले तो इसको करते हैं एंड देन फिर अपन आगे की बातें करेंगे। देखिए क्या कहता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। क्या दे रखा है सर? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है सर? अब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया है सर, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड, फ्यूचर, इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखते हैं सर ये कौन से नेचर वाला डेरिवेटिव है। ठीक है ना, पक्का? चलिए देखिए, एंटिटी बी लिमिटेड राइट्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ शेयर्स। अब बताइए कौन सा है सर? सर ऑप्शन है, पहला वाला ही है सर। इसका मतलब कॉल पुट में से एक होगा। ऑप्शन है दैट मींस क्या है सर? डेफिनेटली या तो सर ये कॉल होगा या सर क्या होगा, ये पुट। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपका टेस्ट लेंगे यहां पर कि सर ये कॉल है या पुट है, पता चल जाएगा, है ना। तो देखो, बी लिमिटेड राइट्स एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹100 पर शेयर टू सी लिमिटेड। क्या कह रहा है? देखिए यहां पर बी और सी बोल के दो व्यक्ति हैं। लेट्स से बी एक पर्सन है सर, सी भी एक पर्सन है सर,
और इनके बीच में एक अंडरलाइंग वेरिएबल आ रहा है। मैंने कहा था ना, थर्ड अंडरलाइंग वेरिएबल पर ही डेरिवेटिव डिराइव होते हैं। डेरिवेटिव डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम देयर अंडरलाइंग एसेट। तो देखो टारगेट लिमिटेड जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है सर, टारगेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये जो टारगेट लिमिटेड कंपनी है सर, इस टारगेट लिमिटेड कंपनी का शेयर है, अभी इस कंपनी का शेयर जो है सर, उसके ऊपर बी ने एक ऑप्शन राइट किया है। बी ने एक ऑप्शन राइट किया है। टारगेट लिमिटेड के शेयर के ऊपर बी ने एक ऑप्शन राइट किया है सर। क्या राइट किया है, कितने का राइट किया है सर? ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट लिमिटेड एट ए फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹100। यानी बी ने ऑप्शन राइट किया है सर सेल करने का। बी सेल करेगा, और सर कितने रुपए में करेगा सर? ₹100 के फिक्स्ड प्राइस में। तभी तो सर डेरिवेटिव है ना, अदरवाइज तो मार्केट से ही ले लेते हैं। फिक्स्ड प्राइस का मतलब क्या हो जाएगा सर? यहां पे ये जो फिक्स्ड प्राइस की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इररेस्पेक्टिव मार्केट में कोई भी प्राइस हो, मैं उसे ₹100 में बेचूंगा। बी ऐसा कह रहा है। बी कह रहा है कि इररेस्पेक्टिव मार्केट में कोई भी प्राइस हो, आई विल सेल द शेयर फॉर ₹100। ₹100 में मैं इस शेयर को बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा। ये बात किसको कही जा रही है सर? ये बात कही जा रही है सी को। सी को हम कह रहे हैं कि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब सी को जबरदस्ती तो कह नहीं रहे, क्योंकि सी भी तो इसमें बराबर का हकदार है। सी भी कहता है बिल्कुल सर सही बात है, इन दोनों के बीच में डील जो हो रही है सर एकदम साफ है सर, क्रिस्टल क्लियर है। ये आदमी कहता है ₹100 में तुम मुझे बेच सकते हो, ₹100 में तुम मुझे बेच सकते हो। ऑप्शन मैं तुमको दे रहा हूं कि टारगेट कंपनी के ₹100 के सॉरी, मुझे बेच नहीं सकते हो, मैं तुम्हें बेचूंगा, उल्टा बोल दिया, मैं तुम्हें बेचूंगा ₹100 के शेयर। किस कंपनी के? टारगेट के। अब सी ने ये ऑप्शन परचेज कर लिया। सी ने ऑप्शन परचेज कर लिया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। बी इज द ऑप्शन राइटर। बी इज द ऑप्शन राइटर जिसने ₹100 में सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है सी से। सो ये कौन है सर? सी कौन है देन? सर ऑप्शन होल्डर। बहुत ध्यान से समझना, सी इज ऑप्शन होल्डर। ये ऑप्शन राइटर लिख देता हूं यहां पे, और यहां पे मैं इसको लिख देता हूं सर ऑप्शन होल्डर। ओके, तो सर ये जो ऑप्शन राइटर है और यहां पे एक ऑप्शन होल्डर है सर, और ये जो ऑप्शन होल्डर है ना, ये ऑप्शन होल्डर के पास में बेसिकली, ये ऑप्शन होल्डर के पास में बेसिकली एक राइट आ गया है सर। एक राइट आ गया है। किस बात का राइट आ गया है? राइट आ गया है सर टू परचेज शेयर्स फ्रॉम बी। राइट टू राइट आ गया है इसके पास में किस बात का सर? परचेज शेयर्स फ्रॉम बी एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ एट ₹100। एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹100। एट अ फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹100। बोलिए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर, यहां तक तो बात हमको समझ में आ गई। यहां तक तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब सर आगे बताइए। तो रुको, आगे भी बताता हूं आपको। यहां पर सुनिएगा जरा। यहां पे क्या हो रहा है सर कि एक पार्टी के पास में सर राइट है, एक पार्टी के पास में राइट है सर। किस बात का राइट है? इस ऑप्शन से ₹100 में शेयर्स को खरीदने का राइट है। अच्छा सर, व्हाट अबाउट बी? बी के पास भी सर कोई राइट है क्या? बताओ, बी के पास कोई राइट है क्या? ऑप्शन राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, बी के पास कोई राइट है क्या? बी बोलेगा सर मेरे पास कैसा राइट है, मैंने तो ऑप्शन को राइट किया है, ठीक है, मैंने तो ऑप्शन लिखा है सर, वो सी को दिया है, तो मैं तो सर एक ऑब्लिगेशन में हूं। किस बात के ऑब्लिगेशन में? कि मुझे ये टारगेट कंपनी के शेयर बेचने पड़ सकते हैं यदि सी मेरे पास आ गया तो। मुझे टारगेट कंपनी के शेयर बेचने पड़ सकते हैं यदि सी मेरे पास में आ गया तो ऐसी कंडीशन में सुनिए आप मेरी बात बहुत ध्यान से, ऐसी कंडीशन में आप सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, और मैं यहां पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बताइए बी के पास कोई राइट है क्या सर? राइट जैसी कोई चीज नहीं है, बल्कि सर बी का तो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर शेयर है सर। क्या है सर? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर शेयर। किसका शेयर सर?
ऑफ टारगेट लिमिटेड, ऑफ टारगेट लिमिटेड। बी के पास में सर ये ऑब्लिगेशन है, बी के पास में सर ये ऑब्लिगेशन है। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझे? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ गए हैं। बी के पास सर ऑब्लिगेशन है। तो अब आप सोचो, एक के पास ऑब्लिगेशन, एक के पास है सर राइट। तो सर जो राइटर होता है ना, राइटर, उसके पास में कोई राइट होता नहीं है। राइटर मतलब ये वाला, और राइट का मतलब ये वाला, RIGHT और WRITER है ना, राइटर, राइट, प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है इनका, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यानी जो ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन लिखते हैं ना, उनके पास किसी भी चीज का कोई राइट नहीं है। और बताइए, तो ये मैंने आपको केस यहां पे सिंपल टर्म्स में लिख के दिया। बताइए, ऑप्शन की बात हो रही है, आप सब लोग जानते हैं सर कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है सर ये सर ऑप्शन कौन सा है? तो आपका जवाब आना चाहिए यहां पर कि सर ये ऑप्शन है ना, ये कॉल ऑप्शन है सर, ये कॉल ऑप्शन है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर कॉल ऑप्शन के बारे में जो मैंने आपको डेरिवेटिव सेगमेंट में जो बात समझाई थी, तो अगर आपको वो बात समझ में आई होगी तो आपको पता रहेगा सर कॉल ऑप्शन के पास में, कॉल ऑप्शन आपके एक्सरसाइज कब होते हैं सर, और सर आपके कॉल ऑप्शन लैप्स कब होते हैं सर। माइट बी यहां पर जिन लोगों को ये सारी चीजें आती है, उन लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि सर बहुत सिंपल बेसिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है यहां पर बाकी लोगों के लिए जिनको एसएफएम अभी, जिनकी एसएफएम स्टार्ट नहीं हुई है, जिन्होंने एसएफएम नहीं चालू की है, उन लोगों के लिए ये कॉल पुट थोड़ी सी नई चीजें होती हैं। तो देख लीजिए सर, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होता है, लैप्स कब होता है। सी ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करेगा बताइए, सी ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करेगा बताओ। सी सर ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करेगा, जब मार्केट में सर टारगेट कंपनी के शेयर प्राइस जो है सर, मार्केट में टारगेट कंपनी के शेयर प्राइस सर गिरेंगे या बढ़ेंगे। मार्केट में शेयर का प्राइस जब बढ़ता रहेगा ना, लेट से कि आपने यहां पे ऑप्शंस परचेज किया है सर, आपने ऑप्शन यहां पे परचेज किया है, रेड लाइन पे आपने ऑप्शन परचेज किया है, और रेड लाइन के बाद में अगर आप देख रहे हैं सर, रेड लाइन के बाद में आपको सिर्फ 90 डेज तक और जाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए रेड लाइन के बाद में आपको मैं एक दूसरी रेड लाइन, या फिर इसका कलर चेंज करता हूं, मैं कौन सी लाइन रखूं, यहां पे कलर कंफ्यूजन है, चलिए देखते हैं, ये लगते हैं सर, ये कौन सी लाइन होगी, ये हो गई हमारी पर्पल लाइन। ओके, दो लाइन के बारे में आप मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। रेड लाइन का मतलब है सर जिस दिन आपने कॉल ऑप्शन परचेज किया, जिस दिन आपने सर कॉल ऑप्शन परचेज किया, और इस दिन आपका कॉल ऑप्शन एक्सपायर होगा, इस दिन आपका कॉल ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, एक्सपायर। कैसे सर, कैसे पता चला आपको सर कॉल ऑप्शन एक्सपायर होगा? अरे भैया एक्सपायरी तो होगी ना उसकी, कॉल ऑप्शन क्या जिंदगी भर थोड़ी ना चलता रहेगा। देखो क्वेश्चन में आओ, देखो क्या कह रहा है, दिस ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल एनी टाइम फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। यानी ये जो कॉल ऑप्शन है ना सर, ये आपका आज यानी t इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू 90, यानी 0 से लेकर 90 दिनों तक, इनके बीच में 0 से लेकर यानी इंक्लूडिंग 0 एज वेल एज 90, ये दोनों दिनों को मिलाकर बीच में जितने भी दिन है ना, इनमें आप किसी भी दिन इसको एक्सरसाइज कर सकते हो, इनमें आप किसी भी दिन इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसे ऑप्शन को हम लोग सर अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। एक होता है सर यूरोपियन ऑप्शन, यूरोपियन ऑप्शन हमेशा टाइम खत्म होने के बाद एक्सरसाइज होगा। लेट से 90 डेज का ऑप्शन है ना, तो वो पूरा टाइम फ्रेम खत्म होगा एंड देन आप उस ऑप्शन को काम में ले सकते हो, मटेरियलाइज ले सकते हो, मटेरियलाइज करवा सकते हो। बेसिकली अमेरिकन ऑप्शन जो होते हैं, ये नेचर होता है ऑप्शन का, अमेरिकन स्टाइल के ऑप्शन, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन। सो सर जो अमेरिकन स्टाइल के जो ऑप्शन होते हैं ना, उसे आप क्या कर सकते हैं, 0 से लेके 90 डेज में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन सर जो यूरोपियन स्टाइल के ऑप्शन होते हैं, उन्हें आप सर 90 दिन के बाद में ही उसकी मैच्योरिटी पे ही एक्सरसाइज कर पाएंगे। इतना डिफरेंस होता है हमारे अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शन में। समझ गए आप सब लोग? हाँ, तो मैं अब आपको जो बात समझा रहा था वो ये है कि इस आपको बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया, इवैल्यूएट दिस अंडर द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपको इसको इवैल्यूएट करना है ना, आपको इसको इवैल्यूएट करना है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में। चलो करेंगे सर, इवैल्यूएट ही तो कर रहे हैं, इतनी सारी बातें इसमें समझ रहे हैं। देखो क्या होगा, लेट से जिस दिन आपने कॉल ऑप्शन लिया ना,
उस दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस कितना था सर? उस दिन था सर, लेट्स से मान लेते हैं कि उस दिन इसका शेयर प्राइस था सर, चलो 100 ही मान लेते हैं, ओके 100 था उस दिन इसका शेयर प्राइस था 100, और आपको लग भी रहा था ऐसा कि फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्यों ना हम इसका ऑप्शन ले लेते हैं 100 रुपए के प्राइस पे, तो हमको भविष्य में 100 रुपए पे ही खरीदने को मिलेगा। और आपकी बिलीफ एकदम सही थी सर। ये देखिए आपका शेयर का प्राइस जो है सर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और आपने क्या किया सर, फाइनली किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैंने कहा था ना ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सरसाइज हो सकता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सरसाइज हो सकता है, ये ऑप्शन को आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सरसाइज कर सकते हो सर। तो लेट्स से कि आपने जब ये इसका प्राइस सर पीक पे था, देखो यहां पे इस पॉइंट पे आपने क्या किया, आपको लगा, आपको इंट्यूशन आया अंदर से कि आज इस शेयर का प्राइस छप्पर फाड़ दिया है, बहुत बहुत आगे बढ़ गया है, तो मार्केट में सर शेयर का प्राइस हो गया 600 रुपए। मार्केट में शेयर का प्राइस कितना हो गया सर? 600 रुपए, ठीक है। मान लेते हैं सर मार्केट में शेयर का प्राइस हो गया 600 रुपए, सी हो गया बहुत ही खुश। अब यहाँ पे जो सी देख रहे हो ना, सी बड़ा खुश हो गया है, सी हो गया सर बहुत खुश। देखो क्या खुश हो रहा है, ये बड़ा मजा आ रहा है सी को, समझ रहे हो मेरी बात आप सब लोग? ये देखो कितना खुश है हमारा सी जो है सर, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो सी खुश हो गया है सर। तो सी जब खुश हुआ है, किस बात से खुश हुआ है सर? सी हुआ है खुश 600 रुपए की शेयर प्राइस को देखकर। ये देखो 600 रुपए की शेयर प्राइस को सी देख रहा है और मन ही मन लड्डू फूट रहे हैं, बोलेंगे मैं जाऊंगा अब बी के पास। तो सी बेसिकली अब क्या करेगा? सी बेसिकली अब क्या करेगा? देखिए सी क्या करने वाला है, सी आएगा सीधा सीधा यहां पर भैया बी के पास आ जाएगा और बोलेगा भैया अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? बी बोलेगा हाँ बिल्कुल हुआ था। 100 रुपए में शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? बी बोलेगा हाँ बिल्कुल 100 रुपए में शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो बोला चलो मैं आपको 100 रुपए देता हूं और मुझे शेयर डिलीवर करो। ये लो 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय जितने भी शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट, जितना ऑप्शन तुम्हारे पास है, एक ऑप्शन तो तुमको एक शेयर मिलेगा, दो तो दो, 200 तो 200, 2000 तो 2000। मल्टीप्लायर अब आप अपने मल्टीप्लायर से कर लेना, 1 2 2000, समझ रहे हो ना? ये नंबर ऑफ शेयर्स तो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। पर शेयर मैं 100 रुपए में खरीद लूंगा। खरीद लिए सर मैंने, फिर क्या करूंगा सर मैं? इससे ये शेयर खरीद कर मैं मार्केट में उसको 600 में बेच दूंगा। कितना फायदा? 500 का फायदा। लेकिन सर जब मैंने ऑप्शन लिखा था तो मैंने कुछ बी को प्रीमियम वगैरह दिया होगा ना, मैंने आपको ऑप्शन के बारे में समझाया था। तो ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन राइटर जब ऑप्शन में एंटर करते हैं, ऑप्शन अग्रीमेंट में एंटर करते हैं, तो एक ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है। कौन देता है सर? ऑप्शन होल्डर, ऑप्शन राइटर को वो प्रीमियम देता है, ठीक है। लेट्स से उसने प्रीमियम दिया था मान लो 10 रुपए का, बहुत नॉमिनल प्रीमियम होता है ये, इतना ज्यादा नहीं होता। लेट्स से 10 रुपए का प्रीमियम दिया था। अब आप सोचो नेट प्रॉफिट की बात करें सर हम लोग, यहां पे सर नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो बहुत ध्यान से समझना आप लोग। यहां पे अगर हम लोग बी के नेट प्रॉफिट की बात करें सर, बी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो सर देखो बी का नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो बी के पास में सर पहले ऑप्शन प्रीमियम लगा, उसका सर ऑप्शन प्रीमियम लगा, तो ऑप्शन प्रीमियम पे कैश फ्लो कितना हुआ सर? ऑप्शन प्रीमियम पे कैश फ्लो हुआ सर 10। लेट से एक ही ऑप्शन की बात करते हैं, 1 ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। 1 ऑप्शन पे काम कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देना जितने भी ऑप्शन होंगे आपके पास में, एक ही ऑप्शन की बात कर रहे हैं सर, ओके। ये 10 नहीं है, ये 1 ऑप्शन है सर, दिस इज योर 1 ऑप्शन, ओके ठीक है सर। ऑप्शन प्रीमियम मेरा 10 रुपए लगा एंड देन फिर बाद में परचेज कितने पे करूंगा सर? मैं परचेज करूंगा सर 100 रुपए में, और उसे सर सेल कितने में कर दूंगा सर? मैं उसको सेल कर दूंगा 600 रुपए में। अब बताओ सर फायदा ही फायदा। तो देखो आपका कुल मिला के नुकसान कितना हुआ सर? 110 रुपए का। तो 600 में से आप लोग 110 माइनस कर दो, तो ये 490 का सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट, 490 का सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब रियलिटी ऐसा नहीं है, रियलिटी के अंदर ये परचेज सेल नहीं होती है, ये नेटिंग होती है सर। क्या होती है ये नेटिंग होती है, ये परचेज सेल नहीं होता। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई आदमी परचेज सेल करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्या करता है सर? कीमत में खेलना चाहता है। मैंने कहा था ना सट्टा बाजारी है ये डेरिवेटिव बेसिकली क्या है सर? सट्टे वाला वर्ल्ड है, समझ रहे हो ना। मेरे को क्या करना है उस शेयर को खरीद कर बेच कर, मुझे तो बस उसकी कीमत के अंदर गेम प्ले करना था। मैं गेम कर लिया, मेरे को प्रॉफिट हो गया 600 और 100, 500 का तो ये प्रॉफिट हो गया इधर, 500 का प्रॉफिट तो इधर हो गया सर, और 10 रुपए का पहले से नुकसान हुआ पड़ा है। इसका मतलब अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो मेरा 490 का नेट प्रॉफिट है सर, 490 मेरा प्रॉफिट हो गया। इस चीज को कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग
ऐसी ट्रेडिंग आप सब लोग शायद करते भी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर ऑप्शन एक्सरसाइज हुआ। तो ये सर व्हाट अबाउट लैप्स हुआ? तो अब आपको लग तो रहा था, आपको लग रहा था सर कि क्या लग रहा था आपको? आपको लग रहा था, क्या लग रहा था आपको कि इस कंपनी का शेयर जो है सर ट्रेड अच्छा करेगा, इस कंपनी का शेयर जो है सर ट्रेड अच्छा करेगा। तो सर कुछ दिन तो ट्रेड अच्छी हुई, पर बाद में देखो आपके सपनों पर पानी फिर गया, ये ट्रेडिंग ऐसे करने लग गया सर, इसकी ट्रेडिंग ऐसे होगी। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? इसकी ट्रेडिंग स्टाइल जो है सर, आपके शेयर का, आपका जो कॉल ऑप्शन जो है सर, वो खरीदने के बाद में इस शेयर की ट्रेडिंग स्टाइल ऐसी हो गई सर, नीचे की तरफ आ गया ये शेयर जो है सर नीचे की तरफ आ गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपने जिस दिन सर कॉल लिया था, आपने जिस दिन सर कॉल लिया था ना, जिस दिन आपने कॉल लिया था उस दिन से लेकर आपके पास में अब 90 दिन का समय है। 90th डे को सर इसका प्राइस क्या चल रहा है? आपने लिया था सर 100 रुपए पे, आपने 100 रुपए का कॉल ऑप्शन लिया था और आपको पता है आज इसका प्राइस कितना चल रहा है सर? 12 रुपए, लेट्स से 12 रुपीज। ओ माय गॉड, उम्मीदों पे पानी फिर गया सर। 100 रुपए का शेयर का कॉल ऑप्शन आपने लिया था और इसकी प्राइस कितनी हो गई सर? 12 रुपए हो गई। 12 रुपए हो गई, दैट मीन्स आपके उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब आपके पास में एक राइट है, सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में एक राइट है कि आप इस कंपनी के शेयर को कितने में खरीद सकते हो? 100 रुपए में खरीद सकते हो। सर किस बात का राइट है? किसकी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं? 100 रुपए का एक शेयर खरीदने का राइट है जिसकी कीमत बाजार में 12 रुपए है। बताइए मैं ये राइट को एक्सरसाइज कराऊंगा या ये राइट खुद ब खुद लैप्स हो जाएगा? कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मार्केट में 12 रुपए में चीज बिक रही है और मेरे पास में मैं उस ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट को एक्सरसाइज कराऊं और 100 रुपए में खरीदूं। फिर भी आप करना चाहते हैं तो करें, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर कॉल। कॉल ऑप्शन आपने खरीदा था और कॉल भी सर आपका ही होगा। जो चीज मार्केट में 12 रुपए में बिक रही है उसको आप 100 में क्यों खरीदोगे? ऐसी कंडीशन में ये कॉल क्या होते हैं सर? ऐसी कंडीशन में ये कॉल हो जाते हैं आपके लैप्स। और ऐसी कंडीशन में आपका नुकसान कितना हो जाएगा? जितना आपने पहले 10 रुपए का प्रीमियम भरा था ना पर ऑप्शन, उतना आपका नुकसान हो जाएगा, उतना आपका नुकसान हो जाएगा। आई होप अब आपका कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज और लैप्स होने वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बराबर जरूर आप लोग क्या करना, ये लेक्चर देखने के बाद में अगर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आए तो मुझे कंटिन्यूअसली फीडबैक देते रहना कि सर पर लेक्चर का फीडबैक दिया करो आप सब लोग मुझे पर लेक्चर का, कि हर एक लेक्चर आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी एनर्जी के साथ में मैं कोशिश करूंगा। मैं मतलब कोशिश ही नहीं, मैं मतलब ये समझ लीजिए कि मैं पूरा रिसर्च करते ही रहता हूं आप सब लोगों के लिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो सर, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि वो रटने की वजह से ही हमको समझ में आए, उसका पूरा रूट कॉज हमको समझ में आना चाहिए। और आप लोग सब इन सब चीजों को देखा कीजिए, देखने के बाद में आप मुझसे कंटिन्यूअसली टच में रहा कीजिए, बताते रहा कीजिए आपका क्या फीडबैक है अपने लेक्चर्स के प्रति। तो ये देखो मैंने सारी स्टोरी क्लियर कर दी, आपको ऑप्शन के बारे में बता दिया, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया। अब ये कहता है इवेल्युएट करो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, इसने बताना भूल गया। किसके लिए करें सर? बी के लिए करें या सी के लिए करें? बी के लिए करें या सी के लिए करें? बिकॉज बी और सी बोलेंगे तभी तो मजा आएगा। बी के लिए करें या सी के लिए करें सर? तो देखिए सुनिए आप लोग मेरी बात, ये देखो बी है और सी है सर ऑप्शन होल्डर और बी है ऑप्शन राइटर। बी इज योर ऑप्शन राइटर, सी है सर ऑप्शन होल्डर। चलिए फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन याद कीजिए, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन याद कीजिए, क्या थी सर? एक्सचेंज वाले में चले जाइए सीधे, कैश वैश नहीं, सीधा एक्सचेंज वाले में चले जाइए। एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी बिटवीन द एंटिटीज अंडर द पोटेंशियली फेवरेबल कंडीशन। अगर सर ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया, ऑप्शन में कीमत है, ऑप्शन में दम है, तो सर ऑप्शन होल्डर के लिए ये हमेशा फाइनेंशियल एसेट होगा। सर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ऑप्शन होल्डर के लिए हमेशा फाइनेंशियल एसेट होगा। सर कम टू ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर के पास आइए। ऑप्शन राइटर के पास में क्या है? ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे आप सब लोग? हाँ, और ये इसका ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश हमेशा रहने वाला है सर, हमेशा रहने वाला है, कभी जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? इधर ये मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है सर? लैप्स हो सकता है, लैप्स हो सकता है, लेकिन ऑप्शन राइटर को कभी गेन नहीं हो सकता, फायदा नहीं हो सकता, एक्सेप्ट प्रीमियम, एक्सेप्ट प्रीमियम। यानी देखिए अगर लैप्स हुआ तो बी को तो 10 रुपए मिल गए थे, बी तो मजे करेगा।
अगर ये ऑप्शन लैप्स हुआ तो बी को 10 रुपए मिल गए थे ना सर, तो बी तो मजे कर लेगा 10 रुपए में, आगे कोई डील नहीं होगी, वो खरीदने बेचने नहीं आएगा। लेकिन सर एक्सरसाइज हुआ तो क्या हुआ सर, इसको 100 रुपए का आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसको 100 रुपए का आपका जो शेयर है, टारगेट कंपनी का शेयर है, वो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो बताइए बी के पास में ऑब्लिगेशन टू डिलीवर है कि नहीं, बी के पास में सर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फाइनेंशियल एसेट है कि नहीं, बिकॉज टारगेट कंपनी के शेयर एक फाइनेंशियल एसेट है बी के लिए। ऑब्वियसली टारगेट कंपनी एक तीसरी कंपनी है जिसके शेयर है हमारे पास में, वो शेयर मैं 100 रुपए में बेच दूंगा, वो शेयर मैं क्या करूंगा सर 100 रुपए में बेच दूंगा। किसको बेच दूंगा सर, सी को बेच दूंगा। तो क्या बताइए, जब भी सी आपके पास आएगा आपका ऑब्लिगेशन है कि नहीं, आपको बेचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जी सर बिल्कुल बेचना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, एक मूल मंत्र बता रहा हूं आपको ऑप्शन राइटर के लिए, ऑप्शन राइटर के लिए हमेशा ऑप्शन लिखना एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, ऑप्शन लिखना एक फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, भले ही चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो। जब जब हम लोग ऑप्शन राइट करेंगे, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द अनदर फाइनेंशियल एसेट। समझ गए आप सब लोग। तो ये था हमारा इसका एनालिसिस सर। आइए हम हमारे एनालिसिस के ब्रेनस्टॉर्मिंग के प्रोविजंस को चेक कर लेते हैं कि सर हमने सही किया कि नहीं किया। तो देखिए कहता है, इसका आंसर पढ़ लो लास्ट में। सर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ये बी के बारे में बता रहा है सर, सी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है, तो सी के बारे में आप समझ लीजिए। सी के लिए क्या होगा सर, ये सी के लिए फाइनेंशियल एसेट होगा। क्यों होगा मैंने समझा दिया। सी के लिए सर ये फाइनेंशियल एसेट होगा, क्यों होगा मैंने समझा दिया है। और बी के बारे में इसने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखी है। ऑब्वियस सी बात है कि जो सी जो व्यक्ति है मार्केट के अंदर जब 100 रुपए से ज्यादा का प्राइस होगा तभी वो बी के पास आएगा। ये कह रहा है सर मार्केट प्राइस इज लेट्स से 120, तो वो 100 से खरीद लेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए लॉस और एक्सचेंज होगा एट अनफेवरेबल टर्म्स टू बी लिमिटेड, हेंस इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर बी लिमिटेड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मार्केट में प्राइस 120 है, हमने तो 600 लेके गए थे ना, इसने 120 ऐसे ही अज्यूम कर लिया। कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में 100 से ज्यादा प्राइस चल रहा है तो ही सी हमारे पास आएगा उस ऑप्शन के द्वारा वो शेयर खरीदने के लिए, और हम उसको जब देंगे शेयर तो हमारा तो सर ऑब्लिगेशन है। तो एनीवे फॉर बी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। एनीवे फॉर बी सर क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये था सर डेरिवेटिव पे एक क्वेश्चन। अब किसी को डेरिवेटिव के बारे में नहीं पता, ऑप्शन के बारे में नहीं पता, तो सर वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी कहां से समझेगा। इसलिए मैं इसीलिए क्या है ना कि कुछ चीजें जो है सर हमको ऑफ ट्रैक जाके भी इस चैप्टर में बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखो यहां पर एक बात जो आपको समझ लेनी है वो है सर कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन दे रखी है सर। यहाँ पे हमारे पास में डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव यहां पे दे रखी है। ये डेफिनेशन है सर, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशन को ध्यान में रखें, आप इस डेरिवेटिव की डेफिनेशन को ध्यान में रखें। ठीक है, क्या है सर ये डेफिनेशन। ये कहता है सर डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होती है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द स्पेसिफाइड वेरिएबल। जैसे टारगेट कंपनी का शेयर प्राइस बदलेगा तो हमारे टारगेट कंपनी का शेयर प्राइस बदलेगा तो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यू बदलेगी। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया अंडरलाइंग वेरिएबल, आपका इक्विटी इंडेक्स हो गया सर, कमोडिटी प्राइस हो गया। इफ द वेरिएबल इज नॉन फाइनेंशियल इन द नेचर, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दूसरी चीज क्या होगी सर, दूसरी चीज इसमें है इट रिक्वायर्स नो और लिटिल या फिर इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज क्या है सर इसमें, इट इज सेटल्ड एट ए फ्यूचर डेट। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई गई है सर, 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बताई गई है कि एक तो वो अपनी वैल्यू डिराइव करता है किसी दूसरी अंडरलाइंग एसेट से। देखिए बी और सी आपस में कोई अग्रीमेंट कर रहे हैं ऑप्शन के द्वारा, लेकिन उसकी वैल्यू कहां से जुड़ी हुई है सर, टारगेट के शेयर प्राइस से जुड़ी हुई है। इसीलिए सर ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर, ऑप्शन फॉरवर्ड फ्यूचर स्वैप्स, ये जितने भी टाइप के डेरिवेटिव्स हैं सबकी वैल्यू कहां से आती है, किसी दूसरी जगह से वैल्यू आती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में इवैल्यूएटिंग द अबव इंस्ट्रूमेंट, इवैल्यूएटिंग द अबव इंस्ट्रूमेंट, अब आपको यही क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी लिमिटेड हैज रिटन एन ऑप्शन हुज वैल्यू चेंजेस बेस्ड ऑन द चेंज इन मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ टारगेट लिमिटेड। इट रिक्वायर्स नो इनिशियल नेट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। मैंने कहा था एक नॉमिनल सा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। एक नॉमिनल सा क्या चार्ज किया जाता है सर, प्रीमियम चार्ज किया जाता है।
एंड इज सेटल एट अ फ्यूचर डेट, और वो फ्यूचर डेट को सेटल होगा एनी टाइम इन 90 डेज, अमेरिकन हुआ तो, यूरोपियन हुआ तो सर 90 दिन के बाद, है ना, जब मैच्योरिटी आ जाएगी। हेंस इट इज मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। इसने बी का पूरा एनालिसिस किया है। मैंने आपको क्या कहा, सी के लिए ये क्या होगा सर, फाइनेंशियल एसेट होगा। सी के लिए सर क्या होगा, ये फाइनेंशियल एसेट होगा। यहां तक आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? आई होप यहां पर ये सारी चीजें आप सबको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में सर यहां तक तो था सर एक बेसिक डिस्कशन, जो बेसिक डिस्कशन हमारा इस चैप्टर का हुआ पूरा। अब हम लोग इंड AS 32 के एडवांस डिस्कशन में जाएंगे, जहां पे हम लोगों को बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। जस्ट लाइक कि जो सर जो डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट छोड़ा है ना हमने फाइनेंशियल एसेट के अंदर, सेकंड पार्ट छोड़ दिया डेरिवेटिव वाला, फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी जो सेकंड पार्ट है वो भी छोड़ दिया, इक्विटी की डेफिनेशन में भी आज हमने सेकंड पार्ट को छोड़ दिया है सर। और ये सारी बातें सर हमको क्या होगी सर, अब नेक्स्ट वीडियो के इस पार्ट, मतलब ये आज की क्लास हो गई यहाँ पे अपनी समाप्त। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना सर, उस क्लास में हम लोग उस डेफिनेशंस के छोड़े हुए पार्ट को पिकअप करेंगे और पता लगाएंगे कि सर क्या होगा। क्योंकि उस पार्ट में पहुंचने के लिए एक तो आपको डेरिवेटिव का नॉलेज होना था, तो डेरिवेटिव का नॉलेज हमको हो गया। एक इक्विटी की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए थी सर, इक्विटी का डेफिनेशन भी हमको अभी आज पता लग गया है। तो ठीक है सर, अब हम उसको कल से यानी हमारे नेक्स्ट क्लास से पिकअप करेंगे। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर है, राइट? आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल टच में हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, सारी सुविधाएं हैं आप लोगों के पास में, ठीक है? कोई भी डाउट आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग हो तो आप रीच आउट टू मी अनडाउटेडली। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।